हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फिजिक्स का, जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। पिछली चार क्लासेस में हमने चार्जेस, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, कूलम्ब्स लॉ, फिर क्वेश्चंस। आज हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे, जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट के से रिलेटेड क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस इस तरीके से कराऊंगा कि जैसे मैं आपको क्वेश्चंस का डायग्राम दूंगा बना के। मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा तरीका क्या रहेगा आपको क्वेश्चंस कराने का। क्वेश्चंस की मैं लैंग्वेज तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज लेंदी होगी। तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस का डायग्राम बनाऊंगा और उन डायग्राम को मैं आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद उन डायग्राम्स को देखते हुए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। आपको पूरा का पूरा क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, दोनों बॉडीज एम मास की है। इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। इन दोनों बॉडीज को एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Ks है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस स्प्रिंग को क्या किया जाता है, इलोंगेट किया जाता है। इलोंगेट कैसे होगी ये स्प्रिंग, इस बॉडी पे क्यू चार्ज है, इस बॉडी पे क्यू चार्ज है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे यानी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मान लेता हूं मैं, और हमें क्वेश्चंस में ये कह रखा है कि टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस स्प्रिंग इज x। टोटल इलोंगेशन, ये जो स्प्रिंग है वो x होगी। टोटल इलोंगेशन अगर ये स्प्रिंग x होगी, इसका मतलब इस बॉडी और इस बॉडी पर बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। ये बॉडी इस बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी और ये बॉडी इस बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे। जितना ये डिस्टेंस चलेगी उतना ही ये डिस्टेंस चलेगी। अगर टोटल इलोंगेशन x है, इसका मतलब ये जो b वाली बॉडी है ये x/2 चली होगी, और ये जो a वाली बॉडी है ये भी x/2 चली होगी। बेसिकली स्प्रिंग इस तरीके से इलोंगेट हो गई होगी। टोटल लेंथ ऑफ नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग कितनी है, l, ये रही है। ये कितनी इलोंगेट हो गई, x/2। ये भी कितनी इलोंगेट हो गई, x/2। अब मुझे क्या करना है, अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मुझे पता है ये दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के बाद ये दोनों x/2 डिस्टेंस पर जाके ये दोनों बॉडीज रुक जाती है। ये क्वेश्चन में कह रहा है टोटल इलोंगेशन, क्वेश्चन का क्या है, x है। x इलोंगेट होने के बाद ये दोनों बॉडीज क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी, यानी ये बॉडी किसके अंदर आ जाएगी, अब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाने के बाद ये स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहीं ना कहीं आपस में बराबर हो जाएगा, तभी बॉडी यहां आके रुक जाएगी। कितने डिस्टेंस पर, x/2 ये डिस्टेंस और x/2 ये डिस्टेंस। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये बॉडी आ जाएगी। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी क्या होती है, जिस बॉडी पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। जिस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है उस बॉडी को इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, वो लग रहा है k q² q1। इस पे भी चार्ज q है, इस पे भी चार्ज q है। q² डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस x/2 l, x/2 यानी l प्लस x/2 का l प्लस x का होल स्क्वायर। और
स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग फोर्स अगर आपको क्लास 11 में याद हो तो स्प्रिंग फोर्स होता था स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू टोटल इलोंगेशन, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू टोटल इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन बोलने का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट kx इनटू टोटल इलोंगेशन कितना है x है, यानी ये आ जाता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, तभी वो इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है kx और ये कितना है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय l प्लस x का होल स्क्वायर। ये के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों के अलग अलग है। अब मैं अगर स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये रूट के एस इंटू एक्स रूट के क्यूब डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स। तो यहां से एल प्लस एक्स आ जाएगा रूट के क्यूब डिवाइडेड बाय रूट के एस इंटू एक्स। यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी रूट के क्यूब डिवाइडेड बाय रूट के एस इंटू एक्स माइनस का एक्स, ये कहीं ना कहीं मेरी एल की वैल्यू आ जाती है। ये मेरा आंसर पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, वो मेरी ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, एक फिक्स्ड पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है जो सेंटर पर है, फिक्स्ड पॉइंट प्लस क्यू चार्ज है जो सेंटर पर है, एक इसके अराउंड उसी का अपोजिट चार्ज, एक उसी का अपोजिट चार्ज माइनस क्यू, ये फिक्स्ड पॉइंट क्यू प्लस क्यू चार्ज, और इसी के अराउंड उसका अपोजिट माइनस क्यू चार्ज क्या कर रहा है, उस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है यानी घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज के अराउंड घूम रहा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ, इस पाथ की रेडियस क्या होगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ, हमें ये r की वैल्यू बतानी है। क्लास 11th का आपको यदि एक चैप्टर पढ़ाया गया था सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में एक बात बताई थी, जब भी कोई बॉडी किसी एक पर्टिकुलर चीज के अराउंड घूमती है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी, कोई भी बॉडी जब किसी के अराउंड घूमती है तो उस बॉडी की के पास एक अंदर की तरफ फोर्स लगता है तभी वो घूम पाती है, नहीं तो वो बाहर आउटसाइड की तरफ वो बॉडी चली जाती है, गिर जाती है। जब भी हम सर्कल बना के एक मान लो 5-6 जने ने हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, हम ऐसे क्या कर रहे हैं गोल गोल अगर घूमते हैं ना तो हमारा कहीं ना कहीं सब का फोर्स कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ लग रहा होता है, हम कहीं ना कहीं बाहर की तरफ, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, एक कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। इस बॉडी को ये चार्ज नहीं लग रहा है, एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाया जा रहा है अंदर की तरफ, और उस अंदर की तरफ जो लगने वाला फोर्स होता है ना उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जो एक फोर्स लगेगा जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, ट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r, या फिर आप बोल सकते हो mr²। तो कभी भी कोई भी ऐसे घूमने वाला क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए कि बॉडी को, एक बॉडी सर्कल के अराउंड तभी घूम पाएगी जब उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा, और फोर्स की वैल्यू थी mr²। अब ये चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू है, ये दोनों के पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होएगा, कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स।
जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन क्यों नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा दी है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी बॉडी गोल 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 घूम पाएगी। यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल इसमें बराबर हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये क्यूब घूमता है, इसलिए मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला क्या कह रहा है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर। तो हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाती है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 1/3। ये आ जाता मेरा एम की वैल्यू, ये आ जाती मेरी आर की वैल्यू, सॉरी ये आ जाती मेरी आर की वैल्यू। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड्स और जेईई मेंस में आ सकता है, ध्यान रखना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दो पार्ट है, दो पार्ट है उस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जिससे ये बॉडी है और एक नीचे ग्राउंड पर एक बॉडी है, इस तरीके से। ये भी एम मास की बॉडी है और ये भी एम मास की बॉडी है। इस पे इनिशियली क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन में आंसर क्या पूछा है, व्हाट इज द नॉर्मल एंड टेंशन फोर्स, ये चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी है। इस धागे पर टेंशन कितनी आएगी, टी। इस धागे पर टेंशन कितनी आएगी, टी। अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये मास m है, इस पे टेंशन कितनी आएगी, टी। वेट कितना होएगा इस बॉडी का, mg। नीचे की डायरेक्शन में मास ऑफ द बॉडी m, नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, वेट इसका क्या आएगा mg। चार्जेस की वजह से इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होएगा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, ये अट्रैक्टिंग वाली। और वैल्यू ऑफ द फोर्स क्या होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मान लेता हूं दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस d, तो दिस शुड बी d स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। अब ये क्या है, ये धागा इस दीवार से टंगा हुआ है, ये बॉडी इस दीवार से टंगी हुई है जिसमें टेंशन T है, यानी ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन का केस है ये। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो टेंशन T है वो बराबर होगी किसके, इसके क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस mg के। तो ये हमारी टेंशन की वैल्यू आ गई। नॉर्मल की वैल्यू किससे आएगी, नॉर्मल की वैल्यू आएगी मेरा नॉर्मल प्लस एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, वो कहीं ना कहीं mg के बराबर होएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू मेरी आ जाती है इस केस में mg माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो ये आ जाती है नॉर्मल की वैल्यू, ये आ जाती है टेंशन, ये आ जाती है नॉर्मल की वैल्यू। अब हम पार्ट बी देखते हैं इसी के अंदर। पार्ट बी क्या बात करता है, पार्ट बी क्या बात करता है, इसी क्वेश्चन में हम आगे देखते हैं। इसी के अंदर हम पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है, एक बॉडी है इसी तरीके से एम मास की, ये भी एम मास की। अब क्या करता है, इस बॉडी पर चार्ज Q होता है और इस बॉडी पर भी इस बार चार्ज Q होता है। टेंशन धागे के बीच में T है और
इस बार फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, मास ऑफ द बॉडी m, चार्ज ऑफ द बॉडी q, मास ऑफ द बॉडी m, चार्ज ऑफ द बॉडी q, वेट इसका mg, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन T, नीचे की डायरेक्शन में वेट mg, नॉर्मल फोर्स ऊपर। इस बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इस बार ऊपर की तरफ होगी, कितनी kq² डिवाइडेड बाय r² या फिर d², और इस पे नीचे की डायरेक्शन में kq² डिवाइडेड बाय d²। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज q so that the string should be slack। स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाए तो बताइए क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी। अब स्ट्रिंग स्लैक करने का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग स्लैक करने का मतलब होता है, स्ट्रिंग स्लैक का मतलब पता है क्या होता है? t = 0। स्ट्रिंग स्लैक करने का मतलब होता है t की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर हो जाए। t की वैल्यू 0 के बराबर। जब धागा ढीला पड़ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग स्लैक करना, मतलब धागे को ढीला कर देता है। अब ये बॉडी पर चार्ज क्यों लगा? कहीं ना कहीं इस बॉडी पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगे, तो ये मास की बॉडी ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं ये धागा क्या होगा? ढीला होएगा। तो हमसे पूछा क्यू चार्ज की वैल्यू से क्या होनी चाहिए कि टी की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, यानी स्ट्रिंग स्लैक हो जाए, यानी धागा ढीला पड़ जाए। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स kq² डिवाइडेड बाय d² प्लस t = होएगा mg। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये t की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 कर दो, ताकि धागा क्या हो जाए? स्लैक हो जाए। तब हम यहां से q की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो q यहां से कितना आ जाएगा? q की वैल्यू यहां से आ जाएगी mgd² डिवाइडेड बाय k का रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द q। ये हमारी q की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो हमसे क्या पूछा था? q की वैल्यू क्या आनी चाहिए ताकि धागा क्या हो जाए? स्लैक, यानी ढीला पड़ जाए। तो टेंशन को 0 के बराबर पुट करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक बॉडी है, इनिशियली वो दोनों बॉडीज क्या एक पेंडुलम है, जैसे इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे से साथ कांटेक्ट में है। इस बॉडी का मास m, इस बॉडी का मास भी m, इस बॉडी का चार्ज q, इस बॉडी का चार्ज q। अगर इन दोनों बॉडीज पर चार्ज क्यों होंगे, यानी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से क्या होगी? रिपेल करेंगी। जैसे ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से रिपेल करेंगी ना, तो ये क्या हो जाएगी? दूर। रिपल्सन के कारण क्या होगा? पल्सन के कारण क्या होगा? ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से दूर होंगी। ये दोनों एक दूसरे से बॉडी एक दूसरे से दूर होगी, वो भी स्मॉल एंगल थीटा पे। ज्यादा दूर नहीं होगी, बिल्कुल हल्का सा दूर होगी, वो भी स्मॉल एंगल थीटा पे। ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या होती है? दूर होगी। ये मास की बॉडी, ये मास की बॉडी, इस पे भी चार्ज q, इस पे भी चार्ज q। दिस एंगल थीटा शुड बी स्मॉल। यहाँ क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखा होगा, क्वेश्चन की ये लैंग्वेज है कि यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होएगा। क्वेश्चन में ये आपको मेंशन है, थीटा शुड बी स्मॉल। दोनों बॉडीज पर चार्ज क्यों है? अब इस एक बॉडीज पर तीन फोर्स लग रहे हैं। इस एक बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं। 3 कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? जैसे m मास की बॉडी है,
नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, ओके। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होएगा रिपल्सन वाला, वो होएगा ये, और एक इधर की तरफ टेंशन फोर्स होएगा T। हो गए 3 फोर्स। अब इस टेंशन T को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कैसे? अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट, दिस एंगल आल्सो शुड बी थीटा एंड दिस शुड बी t cos थीटा एंड दिस शुड बी t sin थीटा, t sin थीटा। अब ये वाला फोर्स आपस में बराबर होंगे, यानी F is equal to t sin थीटा एंड mg is equal to होता है t cos थीटा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जो tan थीटा है वो किसके बराबर आ जाता है? Fe बाई mg के। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है? Fe बाई mg, जहाँ थीटा शुड बी स्मॉल है। अब बात करता हूँ Fe की वैल्यू क्या आती है? Fe क्या आता है? Fe हमारा आता है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें? ये डिस्टेंस हमें पता है, जैसे ये लेंथ l दे रखी थी, ये लेंथ हमारे पास l थी, दिस मास इज m, दिस एंगल इज स्मॉल एंगल थीटा, दिस l, दिस शुड बी l cos थीटा होगा। एंड सामने वाली साइड वो क्या हो जाएगी? l sin थीटा। अगर ये l sin थीटा है तो इतनी भी l sin थीटा ही होगी, यानी जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो गई? 2l sin थीटा, यानी 2l sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हमारा Fe आ गया, यानी Fe आ जाएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली Fe की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी Fe की वैल्यू क्या आ गई? ये। अब इस Fe को उठाकर मैं tan थीटा के अंदर पुट कर देता हूँ। tan थीटा शुड बी इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। tan थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर है? ये आ जाता है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। अब अप्रोक्सीमेशन का यूज होएगा, अप्रोक्सीमेशन का मतलब tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी थी, जब स्मॉल एंगल दे रखा हो थीटा शुड बी स्मॉल होता है, थीटा जब भी स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जाता है, कोस थीटा को 1 लिखा जाता है एंड tan थीटा को भी थीटा लिखा जाता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो इसी हिसाब से मैं tan थीटा को थीटा लिख देता हूँ, sin थीटा को थीटा स्क्वायर लिख देता हूँ, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। यहाँ से मेरा थीटा की वैल्यू जो आती है वो आती है k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर की होल पावर 1/3। दिस शुड बी थीटा। ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाता है? थीटा की वैल्यू आ जाती है। अब हम अगला एक एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन में। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन में। वो एग्जांपल क्या है इसी क्वेश्चन में का? एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन था, ये दोनों बॉडीज m मास की थी, चार्ज q था, मास इसका भी m एंड इसका भी m। इस बार क्या होता है? q1 चार्ज शुड बी ग्रेटर देन q2 चार्ज है, एंड q1 शुड बी ग्रेटर देन q2 चार्ज है। तो बताओ अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा, थीटा इज लेस देन अल्फा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा, या नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज।
तो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है? हमें इस क्वेश्चन का एंड रिजल्ट पता है। एंड रिजल्ट क्या आएगा? tan थीटा शुड बी इक्वल टू Fe बाई mg। ये आया था एंड रिजल्ट, Fe बाई mg। Fe की वैल्यू हमने पुट की थी, ये बिना Fe की वैल्यू पुट किए tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg। तीन फोर्स लगेंगे एक ही बॉडी पर, वेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स, जिससे tan थीटा की वैल्यू क्या है? Fe बाई mg। और दिस शुड बी थीटा एंड दिस शुड बी अल्फा। ये बेसिकली थीटा एंगल है, ये अल्फा, दोनों स्मॉल एंगल है। तो मैं tan अल्फा को भी लिख सकता हूँ Fe बाई mg। अब मेरी एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, Q1 चार्ज शुड बी ग्रेटर देन Q2 चार्ज से, क्या इन दोनों एंगल पर कोई डिफरेंस आएगा? Q1 चार्ज और Q2 चार्ज से आने से क्या इन दोनों पे कोई भी एंगल का डिफरेंस आएगा? देखते हैं। मान लेता हूँ Q1 चार्ज प्लस 2 कूलम का है, Q1 चार्ज प्लस 1 कूलम का है। Q1 चार्ज जितना फोर्स Q2 चार्ज पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q1 चार्ज पर लगाएगा। मतलब 1 कूलम चार्ज 2 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा, 2 कूलम चार्ज भी 1 कूलम चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों फोर्स बराबर बराबर लगेंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में ये देखा है कि K1 × 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, K2 × 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दोनों पे फोर्स तो बराबर लग रहा है। यानी फोर्स की वैल्यू तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम ही आएगी, मास सेम है, जी भी सेम है। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये और ये तो गया, यानी tan थीटा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर आ जाएगी। tan थीटा शुड बी इक्वल टू tan अल्फा। अगर एंगल स्मॉल है यानी थीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा। ये इसका आंसर आता है। चार्जेस के चेंज होने से, चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, 10 कूलम -10 कूलम, 15 कूलम -20 कूलम, चार्जेस बड़ा छोटा कुछ भी हो जाए, उससे एंगल पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? नेक्स्ट एग्जांपल कहता है, इस बार m1 मास है, ये बॉडी m2 मास की है, इस बॉडी पर चार्ज q1 है, इस बॉडी पर चार्ज q2 है, एंड दिस एंगल शुड बी थीटा, दिस एंगल शुड बी अल्फा। वापस से यही क्वेश्चन पूछा है, थीटा ग्रेटर देन अल्फा, अल्फा लेस देन थीटा, या फिर अल्फा ग्रेटर देन थीटा, या फिर थीटा इक्वल्स टू अल्फा। तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हमने देखा था इनिशियली, चार्ज कोई भी हो, चार्ज कितना भी चेंज कर दो उससे एंगल पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी इसके चेंज होने से एंगल पे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या मास के चेंज होने से एंगल पे चेंज आता है? वो देखते हैं। रिजल्ट हमें पता है क्या था इसका, tan थीटा इज इक्वल टू Fe बाई mg रिजल्ट था। अगर मास बढ़ेगा तो tan थीटा कम होगा। tan थीटा कम होने से क्या होता है? थीटा कम होता है। tan थीटा कम होगा तो थीटा कम होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का एंगल कम होगा। इसका मतलब m1 मास शुड बी ग्रेटर देन m2 मास है। यदि अगर m1 मास अगर ज्यादा है m2 मास से, तो कहीं ना कहीं ये जो m1 मास का एंगल है ना, वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये एंगल m1 मास का हो जाएगा, ये एंगल m2 मास का हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसका एंगल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो क्या? अगर ये एंगल छोटा आएगा, ये एंगल बड़ा आएगा, यानी अल्फा ग्रेटर देन थीटा। तो ये था एग्जांपल नंबर 2, जो कि डिफरेंस बताता है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इक्वेशन मेंस या बोर्ड्स लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यही है, इसी में मॉडिफाई किया जा रहा है, इसी के क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाएगा जैसे। लेकिन उसको समझने से पहले आपको मैं 11वीं क्लास का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक पढ़ने के बाद ही वो क्वेश्चन आपसे हो पाएगा, जब तक वो क्वेश्चन आपसे होगा ही नहीं।
वो क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है एक बार, और जेई मेंस में तो काफी बार आ चुका है। वो क्वेश्चन है यही, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई है। उससे पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, कौन सा? बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स। अब बुओयंट फोर्स क्या होता है? क्लास 11th का लिक्विड चैप्टर है, फ्लूइड चैप्टर, सॉरी फ्लूइड चैप्टर में बुओयंट फोर्स नाम का एक टॉपिक आएगा, वो पढ़ते हैं। वो टॉपिक क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी बॉडी को अगर मैं किसी लिक्विड में डालता हूं, किसी भी बॉडी को अगर मैं किसी लिक्विड में डिप करता हूं, ये बॉडी मान लो m मास की ये बॉडी है, इस बॉडी को मैंने क्या किया? लिक्विड में डिप किया, तो लिक्विड क्या करेगा? इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स है ना इस बॉडी पर, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा। यह मास की बॉडी को लिक्विड में डिप करेंगे, जैसे ही लिक्विड में डिप करेंगे, लिक्विड इस बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा, अपथ्रस्ट, यानी जिसको हम बोलते हैं ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट देगा। उस जो अपथ्रस्ट है, यानी वो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को ही हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। लिक्विड में किसी भी बॉडी को हम डालते हैं तो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। उस बुओयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, मतलब एक बॉडी कितने लिक्विड को डिस्प्लेस्ड करती है, यानी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। वेट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड लिखना, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, मतलब एक बॉडी का वेट एक लिक्विड को कितना डिस्प्लेस्ड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी पत्थर को एक नाले में फेंकूंगा या किसी भी तालाब में फेंकूंगा, तो पत्थर को तालाब में फेंकता हूं तो तालाब ऐसे क्या होता है? स्प्रेड होता है, यानी इस तरीके से स्प्रेड होता हुआ हमें दिखाई देता है, मतलब फैलता हुआ, यानी डिस्प्लेस होता हुआ हमें दिखाई देता है। वो जो डिस्प्लेस होता है ना, उसी की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बुओयंट फोर्स कहते हैं। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, यानी वेट ऑफ द लिक्विड यानी मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, क्योंकि वेट एक तरीके से फोर्स होता है। फोर्स क्या होता है? यानी m इनटू जी, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी। मास ऑफ द लिक्विड क्या होता है? मास ऑफ द लिक्विड को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड में रो मान लेता हूं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, डेंसिटी ऑफ बॉडी ये सिग्मा मान लिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड को, डेंसिटी ऑफ बॉडी को मैंने रो मान लिया। इस बार डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, हमें पता है मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, मास ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय, यानी ये आ जाएगा सिग्मा इनटू वॉल्यूम, सिग्मा इनटू v इनटू g। द सिग्मा इज द मास ऑफ, सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, v क्या है? v क्या है? एक बॉडी पानी में कितना जाती है उसका वॉल्यूम, बॉडी पानी में कितना जाती है उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ही हमारा क्या होता है? वॉल्यूम। मतलब ये बॉडी पूरी पूरी पानी के अंदर है, यानी इस बॉडी का टोटल वॉल्यूम हम लेंगे, इस पूरी पूरी बॉडी का टोटल वॉल्यूम, क्योंकि जितना वॉल्यूम ये बॉडी पानी में जाएगी उतना ही वॉल्यूम पानी का, उतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस्ड होएगा, यानी वेट, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के बराबर हो जाएगा। क्यों? जितना वॉल्यूम, जितना बॉडी एक लिक्विड में जाएगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होएगा, यानी मास जितना वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कितनी बॉडी कोई भी पानी के अंदर जा रही है। अगर यही बॉडी पानी के अंदर आधी जाती, सो डेट जैसे ये बॉडी इतनी गई, तो मैं इस बॉडी का आधा वॉल्यूम देता। क्यों? क्योंकि आधा वॉल्यूम इसने बॉडी, आधा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी में आधी लेता। एक बॉडी
पानी में कितना आ जाती है उसका वॉल्यूम इनटू जी का एक्टिविटी, ये होता है हमारा बॉयंट फोर्स। अब जब भी कोई बॉडी पानी में जाती है, जैसे आप सभी कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल सब के सब बच्चे कहीं ना कहीं गए हुए हो, आप स्विमिंग पूल जब भी जाते हो, जब आप पानी में डाइव मारते हो, पानी में डाइव मारते हो, तब क्या होता है, तब आप अपने वेट को हल्का महसूस करते हो, आप अपने वेट को हल्का महसूस करते हो। आप अपने वेट को हल्का महसूस क्यों करते हो? क्योंकि एक बॉडी का जो वेट होता है ना mg, नीचे की डायरेक्शन mg वेट होता है बॉडी का, लेकिन पानी में जाने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में एक उसको अपथ्रस्ट मिलती है जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है पानी जिसको हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ये वेट और ये बॉयंट फोर्स दोनों जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे ना, जो एक्चुअल जो बचने वाला जो वेट होता है ना, उस वेट को हम एपरेंट वेट बोलते हैं। यानी ये mg वेट, एपरेंट वेट क्या होता है? एपरेंट वेट होता है वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का वेट क्या है? बॉडी का वेट है mg माइनस बॉयंट फोर्स, जो बचेगा वो एपरेंट वेट बचेगा। और mg को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ द बॉडी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू g, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू g। अब यहां से क्या कर लेता हूं मैं, रो बी जी को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये बचेगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये बचेगा। ये इक्वल आएगा किसके? एपरेंट वेट। एपरेंट वेट क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। लेकिन इसमें जो जी आएगा ना, वो जी इफेक्टिव आएगा, ये एक्चुअल जी नहीं आएगा, इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स माइनस, तो इस फोर्स में से इस फोर्स को माइनस किया है, कहीं ना कहीं जी कैसे क्या आएगी? इफेक्टिव ग्रेविटी आएगी। तो ये से ये कट गया, तो हमारी जो इफेक्टिव ग्रेविटी जो आती है ना, वो क्या आती है? वो आती है g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। ये आपने क्लास सिलेबस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो। ये और ये बॉयंट फोर्स, ये दोनों आपको याद रखने हैं, लर्न कर लो इसको, या फिर समझा है, अच्छे से समझाया तो आपको ये समझ भी आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया। आप इसको याद रखोगे तो एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे, नहीं तो इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। अब हम आज का क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको बताया था, जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का क्वेश्चन में यूज होगा, तो वो देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन देखो, ये बॉडी थी पेंडुलम वाली, ये दोनों एक दूसरे से दूर थे, m मास था, इस पे भी q चार्ज था, q चार्ज था। ये इस टाइम ये वैक्यूम में, यानी इस टाइम इन दोनों बॉडीज, इस टाइम इसका जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी इस टाइम जो tan थीटा की वैल्यू आती है, दिस थीटा शुड बी स्मॉल, थीटा शुड बी स्मॉल है, यानी यहाँ पे जो tan थीटा की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? Fp बाई mg आई थी। अब इसी गैस को क्या कर दिया जा रहा है? एक मीडियम में ले जाकर रख दिया जा रहा है। अब इसी पेंडुलम को एक मीडियम के अंदर डाल दिया जा रहा है, जैसे मीडियम का मतलब ये बॉडी थी, इस तरीके से, ये m मास की बॉडी, ये भी m मास की बॉडी, इस पे चार्ज q, इस पे चार्ज q। अब हमें पता है इसमें डिफरेंस किसमें आएगा, ये क्वेश्चन है क्या आएगा? आफ्टर बिफोर वैक्यूम, वैक्यूम में ये जो एंगल थीटा है और मीडियम में जाने के बाद भी ये जो एंगल थीटा है वो सेम रहेगा। तो हमें बेसिकली कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर, के की वैल्यू हमसे पूछिए, कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर बता दो क्या होगी।
कंडक्टिविटी ऑफ दी ऑफ वाटर बताओ क्या होगी। हमसे के की वैल्यू इन्होंने पूछी है। अब के मैं निकालूंगा कैसे, थीटा ये कह रहे आफ्टर द बिफोर वैक्यूम और आफ्टर मीडियम, मीडियम में आने के बाद और बिफोर वैक्यूम में रहने पर ये थीटा और ये जो थीटा है ये सेम है, एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किसमें आएगा, tan थीटा शुड बी इक्वल टू, करने का तरीका ये था, जो एंड रिजल्ट आता है वो क्या आता है, tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार इसमें क्या होएगा, तीन फोर्सेस लगेंगे फिर भी इस बॉडी पर, एक mg, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम में आने के बाद चेंज होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है, वो मीडियम के अनुसार चेंज करता है। ये मीडियम, इस मीडियम कैसा, पानी में डाल दिया इसको ले जाके, यानी इसकी जो, यानी इस बार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा वैक्यूम का फोर्स का k टाइम्स हो जाएगा। मैंने बताया था मीडियम में जो फोर्स होता है वो वैक्यूम का फोर्स के k टाइम होता है, यानी ये फोर्स के k टाइम हो जाएगा। और एक इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, बुओयंट फोर्स और लगे जाएगा। चार फोर्सेस लगेंगे मीडियम में आने के बाद, इस बॉडी पर चार फोर्स लगेंगे। वैक्यूम में तीन फोर्स लग रहे थे, अब चार फोर्स लगेंगे। चौथा फोर्स बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं ये वाला वेट इस वाले वेट से मैं जो माइनस करूंगा तो इफेक्टिव ग्रेविटी करके चीज आएगी, यानी यहां से जो tan थीटा निकल के आएगा ना वो क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg Fe बाय फोर्स k टाइम्स हो जाएगा, यानी Fe बाय k m g की जगह क्या आ जाएगा, g इफेक्टिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बुओयंट फोर्स आने की वजह से क्या हो जाएगा, अब दोनों फोर्स आपस में कैंसिल होंगे तो एपरेंट वेट लेना पड़ेगा। एपरेंट वेट में क्या होता है, m इंटू जी इफेक्टिव, मास तो m है, g इफेक्टिव हमें पता है क्या है, जी इफेक्टिव मैंने आपको बताया था, जी इफेक्टिव होता था g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये होता था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इन दोनों का जो एंगल है वो सेम है, यानी tan थीटा इसका दोनों आपस में बराबर है, तो मैं इन दोनों फोर्सेस, दोनों एंगल्स को बराबर कर दूंगा, यानी Fe बाई mg इज इक्वल टू हो जाएगा Fe बाई kmg1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी, लो की डेंसिटी, तो ये mg से ये mg गया, Fe से mc गया, यानी जो k की वैल्यू आ जाएगी 1/1 माइनस सिग्मा बाय रो, यानी यहां से जो k निकल के आता है वो आता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कहीं ना कहीं k आ जाता है मेरे अंदर, दिस शुड बी k। ये k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू क्या आती है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आपको बॉडी की डेंसिटी पता होगी तो आप इसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। आपको कंडक्टिविटी ही पूछी थी और कंडक्टिविटी आपने निकाल ली। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिर से क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।